इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। तो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की 8 विभागों के करीब 3000 पदों के लिए कल विज्ञापन है जारी किया जा चुका है। आप लोगों ने विज्ञापन देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, कुछ समझ आया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको मैं पूरा समझाने वाला हूं। जो आपके मिनिमम जो सवाल हैं, जो आपके मन में कौंध रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये क्या होगा, कैसे क्या होगा, सारे के सारे कंप्लीट जो आप लोगों के सवाल हैं उनके उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आपके सवाल हैं, सबसे अहम सवाल ये पूछा जा रहा है, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ पर भी पूछा था कि CET के न्यूनतम पासिंग अंक कितने हैं। ये पहला सवाल था। CET के बाद क्या होगा, दूसरी परीक्षा कब होगी, इसके अलावा कितने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे CET में। इसके अलावा एक और सवाल था कि 2 तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि TRA की योग्यता क्या है, कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की योग्यता क्या है। क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन जारी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो योग्यता लगभग बच्चों को समझ में नहीं आई कि आखिरकार तहसील राजस्व लेखाकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, और कनिष्ठ लेखाकार, इनकी योग्यता क्या है। तो वो भी आप लोगों का सस्पेंस क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी एक बार बताने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा CET जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी पर भी चर्चा करेंगे। सारे के सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। सबसे पहला सवाल जो है CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में न्यूनतम अंक प्रतिशत कितने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, कोई न्यूनतम अंक प्रतिशत फिलहाल तय नहीं किए गए हैं और इसका उत्तर आप लोगों की आपकी विज्ञप्ति में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे तो सीधा सीधा समझ में आएगा। मैं आप लोगों को साधारण भाषा में समझा देता हूँ। यानी कि आपने CET परीक्षा में आपने भाग लिया और काफ़ी लाखों बच्चे इसमें भाग लेंगे, तो क्या होगा, CET में जो भी परीक्षा में भाग लेगा उन सब के अंक बताए जाएंगे। जितने भी लोग यानी कि 10, 12 लाख, 15 लाख तक जो संख्या पहुंचेगी और जितने लोग परीक्षा में बैठेंगे उन सब के अंक जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के रिजल्ट जारी होते हैं, पास या फेल, सप्लीमेंट्री, सबको बता दिया जाता है। इस तरीके से CET में भी सबके जो अंक हैं, मान लीजिए आपके 90 आए, 95 आए, 40 आए, 45 आए, 32 आए, कुछ भी आया हो आपको, वो आप लोगों का बताया जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूनतम अंक प्रतिशत है फिलहाल तय नहीं किए गए हैं और ना ही ये तय किए जाएंगे CET में। अब क्या होगा कि CET के बाद यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आप लोगों को एक नंबर मिल जाएंगे, आपके 40 आए, 50 आए, 55 आए। फिर क्या होगा, जब ये भर्तियां निकलेंगी जो CET के अंतर्गत हैं, 8 ये भर्तियां जब निकलेंगी और संबंधित भर्ती एजेंसी यानी कि ये तो लगभग आप मान के चलिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड को करवानी है ये 8 के 8 भर्तियां। ठीक है, तो जब इन भर्तियों की मेन विज्ञप्ति आएगी ना, तब कर्मचारी बोर्ड पर निर्भर करेगा। तो उसके लिए एक तरीका इन्होंने बताया है कि या तो ये जो मान लीजिए किसी में 20 पद हैं, ठीक है, या तो ये 20 पदों का 15 गुना जो CET पास हैं वो ले सकते हैं, या फिर ये तय करेंगे, या फिर ये भर्ती एजेंसी तय करेगी कि हम कितने नंबर वालों को जो CET में पास हैं, 50 से ज़्यादा वालों को फॉर्म भरवाएं या 60 से ज़्यादा वालों को फॉर्म भरवाएं। तो ये कैटेगरी वाइज क्या करेंगे, एक अनुपात बना करके, नंबर तय करके, जब भर्ती मेन आएगी ना उस वक्त पर CET का न्यूनतम कितने अंक वाले फॉर्म भर सकते हैं ये तय किया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया कि तो 15 गुना जो टोटल रिक्तियाँ उतना, या अभी कभी ये लगे बोर्ड को या एजेंसी को कि भाई 15 गुना में तो इतने कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे, तो ये हो सकता है कि शिथिलन दे करके और लोगों को भी शामिल कर लें। तो CET की फिलहाल कोई न्यूनतम अंक प्रतिशत की वैधता नहीं है। जब मेन भर्ती आएगी उस वक्त पर तय किया जाएगा संबंधित भर्ती बोर्ड या एजेंसी के द्वारा कि वो कितने
पास जो सीईटी हैं उनको शामिल करे, 50 वालों करे, 60 वालों करे, 40 को करे, 35 को करे, तब ये तय होगा। तो पहले का जवाब आपको मिल गया होगा कि सीईटी की न्यूनतम अंक प्रतिशत की फिलहाल कोई सीमा तय नहीं की गई है। फिलहाल सबका रिजल्ट जारी किया जाएगा जो भी सीईटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों है कि सीईटी के बाद दूसरी परीक्षा कब होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों की सीईटी की परीक्षा 6 से लेकर 9 जनवरी तक होगी ग्रेजुएशन लेवल की। इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आने के बाद जो भी भर्ती हैं, जैसे कनिष्ठ लेखाकार की है, ठीक है, तहसील राजस्व लेखाकार की है, महिला सुपरवाइजर की है, छात्रावास अधीक्षक की है, फिर ये भर्तियाँ निकलेंगी, तब आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस तरीके से आप भर रहे हैं आप लोग, इसी व्यवस्था में फिर से जाना पड़ेगा। यानी कि ये एक कदम आगे जाके एक कदम पीछे लौटने की प्रक्रिया ही सीईटी है। समझने की बात ये है, सबसे पहले आप लोगों को सीईटी पास करनी होगी। सीईटी के बाद फिर ये मेन भर्ती निकालेंगे, उस मेन भर्ती के भी फॉर्म आपको लोग लगाने पड़ेंगे, फिर उस मेन भर्ती की परीक्षा होगी। तो सीईटी के बाद ही ये भर्तियाँ होंगी, इतना आप लोग समझ लीजिए। दूसरे सवाल का जवाब आप लोगों का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, सीईटी में सबका आएगा, परिणाम तो सबका आएगा, लेकिन जब मुख्य परीक्षा यानी कि जो दूसरी जो भर्तियां ये लोग निकालेंगे सीईटी के बाद की, उसमें 15 गुना तक लोग शामिल कर सकते हैं उस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को। ठीक है, 15 गुना तक या उससे ज़्यादा भी, ये बोर्ड का भी निर्भर यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार, यानी कि इनकी योग्यता आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो अब इसका सवाल हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो आप लोगों की योग्यता है तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार की, तो इसमें स्नातक पास, ठीक है, किसी भी विषय से हो आप लोग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम हो, और उसके साथ में क्या होना चाहिए आपके पास, RSCIT, यानी जो सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम हैं उनके पास RSCIT होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, उसमें योग्यता स्नातक ही मांगी गई है। कोई टेंशन की बात नहीं है कि इसमें योग्यता अलग है। स्नातक हो, RSCIT हो। RSCIT नहीं है तो ये बहुत सारे इन्होंने बताए हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो कंप्यूटर से, इसके अलावा 12वीं में आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो, कोपा आपने कर रखा हो, O लेवल, A लेवल आपने कर रखा हो, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट परीक्षा आपने पास कर रखी हो इंटरमीडिएट की, तो ये सारी की सारी योग्यताएं हैं वो तहसील राजस्व लेखाकार की हैं और कनिष्ठ लेखाकार की हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया विद RSCIT। ठीक है, RSCIT जिनके पास नहीं है उनके पास उनमें से होना चाहिए, O लेवल, A लेवल, या फिर इंटरमीडिएट, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा डिग्री जो भी हो, ये होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला सवाल आप लोगों का आता है दोस्तों, वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप लोग को ज़रूर देखना, समझ में नहीं आए फिर भी आप लोग दोबारा से भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षा 300 अंकों की होगी। देखिए 300 अंकों की होगी, 150 सवाल होंगे इसमें। तो 300 अंकों की परीक्षा होगी, 50 सवाल होंगे, एक सवाल 2 अंकों का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें प्लस माइनस का चक्कर ही ख़त्म कर दिया, जो 1/3 होती है, 1/4 होती है, वो नहीं होगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप लोगों को सारे के सारे सवाल हल करने हैं, इसमें भरना है, जितने आ रहे हैं उतने तो सही कीजिए, नहीं आ रहे हैं तो उनमें गोला भरना है। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। हालांकि परीक्षा का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर्स, भारत का जीके, काफ़ी सारी चीज़ें वाइड किया गया विश्व सिलेबस को। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बोर्ड का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, तो अच्छी बात है। अब सीईटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होगी, तो ये दोस्तों जो आप लोगों का सीईटी स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। कितनी होगी? 1 साल की वैलिडिटी होगी। यानी कि इस स्कोर कार्ड के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि 1 साल तक आप लोग जो भर्तियां इसमें संबंधित विभाग निकालेंगे उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब फिर क्या है कि मान लीजिए फिर कह रहे हैं कि यार मेरा स्कोर कार्ड तो 70 बना, तो ये रीट की तरह है। जैसे आपने 2 रीट दिल्ली पहले होता था कि जिसमें आप मन मर्जी आए जो उनसे मार्कशीट यूज कर लें, तो सीईटी में भी कितनी भी बार आप लोग सीईटी देंगे, ये हर साल में एक बार कराने का सरकार का दावा है, बोर्ड का दावा है कि वो करवा लेगा। लगता तो नहीं है, लेकिन एक सीईटी का स्कोर कार्ड 1 साल तक के लिए मान्य होगा। 1 साल तक, यानी कि जब रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा
उससे 1 साल तक मान्य रहेगा। रिजल्ट की डेट से 1 साल तक सीईटी का स्कोर मान्य रहेगा। उस दौरान अगर इन 8 विभागों की भर्तियां निकलती हैं तो आपको जो पिछला इस सीईटी का स्कोर कार्ड था उसी से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और 1 साल बाद अगर निकलती हैं तो पहले फिर बोर्ड सीईटी कराएगा और उसके बाद फिर भर्तियां कराएगा। तो ये है एक तरीके से, अगर मेरा इस पर व्यू जाना जाए तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करने की चीज़ें हैं भर्ती प्रक्रियाओं को। बाकी लेना देना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वही आप 15 लाख बच्चों को फॉर्म पहले भरवा रहे हैं, वही वो बाद में भरते जिस तरीके से अब व्यवस्था चल रही। हालांकि सरकार का तर्क है, से नकल रुकेगी, काफ़ी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये सिर्फ दावे हैं, बाकी सच्चाई तो ये है कि बेरोजगार इससे थोड़े से परेशान भी होंगे। सीईटी का स्कोर कार्ड वैलिडिटी 1 साल रहेगा और इसमें कितने भी बार आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 वर्ष परिणाम की दिनांक से, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन की डेट से 1 साल तक ये यहाँ पर होगा। और इसमें देखिए बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं को प्रकाशित यहाँ पे किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में आप कितनी भी बार उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें बाध्यता नहीं होगी। और किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये इसमें बता ही दिया गया है सारी की सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर है। और आप लोगों को अगर पता हो तो ये यहाँ पर देखिए, समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग को अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिलन दिया जा सकेगा। ठीक है, ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से है, यानी कि फ़िलहाल किसी का स्कोर ये लोग न्यूनतम पासिंग अंक भी नहीं रखे हैं और ना ही इस तरह की कोई चीज़ें हैं। जब भर्ती आएगी तो संबंधित एजेंसी या बोर्ड तय करेगा कि वो कितने गुना अभ्यर्थी, कितने जो सीईटी पास आउट है उनको वो लेगा, वो बाद का निर्णय होगा। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ संख्या दी गई है कि जो टोटल रिक्तियां हैं उनका 15 गुना तक आप लोग जो सीईटी पास अभ्यर्थी उनको परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी वर्ग में अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे तो शिथिलन दे के आप लोग कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल की ये भर्ती है दोस्तों। इसके जो फॉर्म हैं स्टार्ट हो गए हैं, 22 तारीख से लेके 21 अक्टूबर तक है। ये पदों की संख्या है। सबसे ज़्यादा पदों की हम बात करें, कनिष्ठ लेखाकार के हैं 1923 हैं, और तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि टीआरए के 198 198 पद हैं। महिला सुपरवाइजर के जो हैं 176 हैं। कारावार विभाग में उप जेलर के 49 पद हैं। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 पद हैं। प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं। पटवारी के 272 पद हैं। जिलेदार के पद अभी इन्होंने बताए नहीं हैं। पर्यवेक्षक समेकित बाल विकास विभाग, इनके भी पद इन्होंने नहीं बताए हैं। तो इतने पद हैं, इनकी संख्या बैठती है 2996, करीब 3000 में से 4 कम। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और इस सीईटी के बाद एक परीक्षा और होगी, जिस तरीके से जैसे मान लीजिए ये भर्ती निकली जन संसाधन विभाग में, तो इन्होंने मान लीजिए जिलेदार और पटवारी की भर्ती निकाली। ठीक है, तो इसमें ये अलग से इनकी परीक्षा देनी होगी सीईटी के बाद। इनकी सबकी 2-2 परीक्षा समझिए आप लोग। सीईटी को प्री मान के चलिए, फिर ये विभाग भर्ती निकालेंगे, इनकी अलग से परीक्षा होगी। जो भी इनका प्रोसेस है वो पूरा का पूरा रहेगा। कहने का मतलब ये है एक तरीके से, पहले सीईटी करो और उसके बाद फिर जो पुरानी व्यवस्था है, जैसे पटवारी की भर्ती निकलती है, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेंगी। लेकिन जब फिर से करेंगे तो उसमें एक सही चीज़ ये हो जाएगी कि जो सीईटी पास होगा ना वही उसमें शामिल हो पाएगा, वही पटवारी का फॉर्म भर पाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन पास हैं, कम से कम इन 8 विभागों की भर्तियां देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को सीईटी का फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो गया होगा तो आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस जानकारी को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आप सभी का। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस बहुत लॉन्ग है इसका, इसके लिए हम वीडियो तैयार करा रहे हैं दोस्तों। जल्दी ही जो है आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा सिलेबस पर। ये 300 अंकों की परीक्षा होगी, 3 घंटे मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो सारे के सारे करने होंगे। काफ़ी लेंदी सिलेबस है हालांकि ये सीईटी के हिसाब से, लेकिन एक बात ये भी है कि
जब अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए जनरल इंग्लिश भी काफ़ी दी गई है, हिंदी भी काफ़ी दे दी गई है इसमें, तो तैयारी आप लोग करते रहें और इसका फॉर्म भर दें। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन पास जो भी हैं भर सकते हैं। सब में सिंपल योग्यता है, ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए, ठीक है। लेखाकार जो कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए हैं, उन सब के लिए योग्यता स्नातक ही है। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन।